फ्रेंड्स, दिस इज बबीता ऑन लर्न इट IIT JEE विद बबीता। तो आज मैं आई हूँ आप सबके साथ बॉटनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी का पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, अगैन माई अपील इन फ्रंट ऑफ यू दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया तक, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेनिंग प्रोसीजर। अब ये स्ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है? तो स्ट्रेनिंग प्रोसीजर और ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक एज वी कॉल्ड इट इज अ टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया which was invented by क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक को इन्वेंट किया था। अब इसमें जो ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक है, इसको ग्राम स्ट्रेनिंग नाम क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे ही दिया गया है। देन वी हैव ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक में जो स्ट्रेन यूज होता है वो कौन सा होता है? सो दैट इज नन अदर दैन द क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट इज द स्ट्रेन विच इज यूज्ड इन द ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक। अब हम इसमें क्या करते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस है। वी आर गोना टेक अ स्लाइड ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर which is air dried. Bacterial smear on slide which is air dried. This way. This is the bacterial smear. Okay. Then this process, first step to do is with this slide of bacterial smear. We are gonna put 2 or 3 drops of crystal violet on the slide. Then it gives violet color under microscope. Second process to do is iodine staining. So iodine acts as a mordant in gram staining technique. The reason is it allows uniform spread of strain over the bacterial smear. Allows uniform spread of strain. Over the slide we have taken. Secondly, it retains the strain. कौन सा strain retain करता है? So acting with crystal violet, it forms iodine complex which helps in retaining the strain. Then what we are going to do is put some ethyl alcohol. Third process, add some ethyl alcohol. इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? Because ethyl alcohol acts as a decolorizer during the differential staining. It acts as a decolorizer during the differential staining. अब जो इथाइल एल्कोहल है वो ये डिसाइड करेगी कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। तो इथाइल एल्कोहल डीकलराइजर है, तो इसके ऐड करने के बाद 2 ही काम हो सकते हैं। फर्स्ट, तो इट कैन रिटेन कलर. Second, it can become colorless. हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक हमने जो देखा वो ये था कि ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक में बैक्टीरिया या तो कलर को रिटेन कर लेता है या तो कलर को रिटेन नहीं कर पाता है। जो कलर को रिटेन कर लेता है दैट बैक्टीरिया इज नॉन एज
gram positive bacteria, and the one that is not able to retain the color is called as the gram negative bacteria. So let's have one example of this gram positive and gram negative bacteria. So Bacillus comes under gram positive category, and E. coli or Escherichia coli comes under gram negative category. तो जो ग्राम नेगेटिव कैटेगरी होती है उसमें अल्कोहल एडिशन के बाद एक प्रोसेस और होता है, एडिशन ऑफ सेफ्रानिन. सेफ्रानिन इज पिंक रेड इन कलर, पिंक रेड इन कलर, and it acts as a counter stain. अब हमने पढ़ लिया पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में मेन पॉइंट्स. अब इनकी फीचर्स और कर लिया करते हैं. तो जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज सिंगल लेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिंगल लेयर ऑफ थिक पेप्टिडोग्लाइकन, थिक पेप्टिडोग्लाइकन. और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है दैट इज डबल लेयर ऑफ थिन पेप्टिडोग्लाइकन. अब इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे दिखते हैं. सो जस्ट अज्यूम दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये इसके ऊपर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, दिस वन सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. सिंगल लेयर ऑफ थिन पेप्टिडोग्लाइकन. सो जो हमारी होती है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अज्यूम करते हैं. लेट्स होप दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Now in this plasma membrane we have again two thin layers of peptidoglycan. एक तो simple peptidoglycan layer होती है, this one. This is comparatively thin than this one, just see. So after that, after this thin layer we have another layer of peptidoglycan that is also thinner than this one, but still this is quite different from this layer. So इसमें कुछ ये rings होती हैं जिन्हें porins बोला जाता है, we call them porins. And this layer has another name, not peptidoglycan layer, it is called as LPS layer. इसकी कंपोजिशन भी थोड़ी अलग होती है. तो इसकी कंपोजिशन होती है कुछ ऐसी, LPS लेयर की कंपोजिशन. सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स प्लस लिपोपॉलीसेकेराइड्स. लिपोपॉलीसेकेराइड्स मीन्स लिपिड्स प्लस पॉलीसेकेराइड्स, जो कि हम पढ़ेंगे ज़ूलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स में. Next we have a difference on the basis of presence or absence of teichoic acid. अब ये teichoic acid क्या भला होती है भाई? तो teichoic acid is a polymer of glycerol and ribitol. Again, as I told you, in the case of lipopolysaccharides, we are going to learn this in our biomolecules. तो जो टिकोइक एसिड होता है वो इसमें तो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होता है. अब ये टिकोइक एसिड होता है, इसका काम क्या होता है? टिकोइक एसिड जो होता है वो करता है रिटेन किसको?
crystal violet iodine complex को it retains crystal violet iodine complex। इसके नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इन्हें टिका के रखता है। किन्हें टिका के रखता है? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस को। दिस इज ऑल अबाउट टिकोइक एसिड। क्योंकि इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट को लूज नहीं करता, रिटेन करे रखता है। लेकिन इसमें ये एब्सेंट होता है तो ये इसे लूज कर देता है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट रेफरेंस की। that is on the basis of presence or absence of porins। हमने यहाँ देखा था ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ये जो लेयर यहाँ पे है that is porins। so porins are absent in this gram positive bacteria and those are present in gram negative bacteria। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दैट इज मोस्टली नॉन कैप्सुलेटेड, मोस्टली नॉन कैप्सुलेटेड। इसमें कैप्सूल लेयर मोस्टली एब्सेंट होती है, लेकिन दिस वन इज मोस्टली कैप्सुलेटेड। इसमें मोस्टली कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि इसमें कैप्सूल लेयर एब्सेंट होती है तो इस पर पेनिसिलिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो दिस इज पेनिसिलिन सेंसिटिव। क्योंकि इसमें कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होती है तो पेनिसिलिन इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती। सो दिस वन इज पेनिसिलिन इनसेंसिटिव। दैट्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So friends, recently we were done with cell wall, that was the second layer of the cell envelope. Now we are here with the third layer of the cell envelope, which is none other than the plasma membrane. So it is the innermost layer of the cell envelope. Innermost layer of cell envelope. Then it is living. Plasma membrane is the living part of cell. It is universal, means it is found in every kind of cell, either plant cell or animal cell or prokaryotic cell or eukaryotic cell or any other cell. Now its permeability is, it is selectively permeable in nature. Selectively or differentially permeable in nature means it allows only certain substances to cross through it, to pass through it. Permeable in nature. It interacts with the outside world। अब कहेंगे भाई ये तो ना इनरमोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की, हाउ डज इट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड? तो जो सेल वॉल है दैट अलाउज ईच एंड एवरी सब्सटेंस और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। अब किस सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाना है और किस सब्सटेंस को बाहर से अंदर आना है? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डील्स विद दिस वर्क। अब इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। इट इज made up of lipid bilayer and proteins, and plasma membrane is structurally similar in prokaryotes as well as in eukaryotes। so इधर हम prokaryotes का पढ़ रहे थे तो I should write it is structurally similar in eukaryotes। मैं इसको डबल स्टार मार्क कर देती हूँ। this point is more than important। then it has some invaginations or infoldings inside the cell, some invaginations or infoldings inside the cell which we call as mesosomes, and mesosomes are common in gram positive bacteria। gram positive
bacteria. So friends, on the basis of their shapes, these mesosomes are three types. First is vesicular, जो इस शेप से होते हैं वो वेसिकल्स होते हैं. जो ये थोड़ा सा ब्रॉड शेप होती है इसे हम ट्यूबुलर बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूब लाइक शेप होती है. देन ये जो ट्यूबुलर थोड़ा 3-4 रेजोनेशंस बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं लैमेले. What we call it is lamellae. So friends, अब हम पढ़ते हैं functions of plasma membrane. The first is cell wall formation. The second is secretion process में भी ये plasma membrane help करती. The third one is respiration. Then the next one is enzymatic activities. Following the enzymatic activities is increase in surface of plasma membrane, and the last but not the least is mesosomes help in the DNA replication and distribution to the daughter cells. The daughter cells. तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा था इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और मेसोसोम्स और उनके फंक्शंस. अब हम पढ़ते हैं सरफेस अपेंडेजेस ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे 3 टाइप्स ऑफ सरफेस अपेंडेजेस होते हैं. Surface appendages are certain surface structures which are present on the surface of the plasma membrane. So first of all is pili. Second one is fimbriae, and the third one is flagella. तो हम अब एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं. So first of all we have pili. So pili are the elongated tubular structures present on the surface of the plasma membrane. These are the elongated tubular structures. Then these are made up of pillin protein. These are common in gram-negative bacteria. Gram-negative bacteria में mostly आपको पिलाई देखने को मिलती है. Common in gram-negative bacteria. अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो it provides adhesion to the gram-negative bacteria. Adhesion का मतलब होता है attachment. Then it also helps in sexual recombination. इस sexual recombination में भी बैक्टीरिया को हेल्प करती है. But the most important point is it has no role in motility. मूवमेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है. किसका नहीं होता है? So पिलाई का नहीं होता है. Then second structure we have fimbriae. So fimbriae is
small bristle like fibers present on the plasma membrane. Small bristle like fibers present on the surface of the plasma membrane. It is made up of fibrin protein. पिलाए पिलन प्रोटीन की बनी थी, फिम्ब्रियाए फिम्ब्रिन प्रोटीन की बनी है ना, इजी फॉर रिमेम्बरिंग, जैसा नाम वैसे प्रोटीन. देन इट हेल्प्स द बैक्टीरिया. इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स पे चिपक के बैठने में हेल्प करते हैं. रॉक्स कहाँ पे? इन स्ट्रीम्स. अब होस्ट टिश्यू में भी चिपकने में काम यही करती है. होस्ट टिश्यू पे चिपकने के लिए बैक्टीरिया को फिम्ब्रिया की ज़रूरत होती है. अगेन लाइक पिलाई इट हैज़ नो रोल इन मोटिलिटी, एंड अगेन दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. Then we have the third structure, that is flagella. Structure number 3, flagella. So ये होता है एक thin filamentous extension. Thin filamentous extension. Extension of और फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंशन स्टार्ट होती है और सेल वॉल से पास करती हुई जाती हैं. सो दीज आर थिन फिलामेंटल एक्सटेंशंस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सेल वॉल. अगेन जैसा नाम वैसे प्रोटीन. दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन. अब देखो पिलाई और फिम्ब्रिया का तो कोई रोल नहीं था मोटिलिटी में, लेकिन इसका मोटिलिटी में रोल है. रोल इन मोटिलिटी, हेल्प्स इन मूवमेंट. दिस इज अबाउट फ्लैजेला. अब जो ये फ्लैजेला जो है हमारा एक्सटेंशन है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज फिलामेंट. Second is hook, and the third one is basal body. हम इनको अब पढ़ रहे हैं डायग्राम के थ्रू. सो लेट्स कम टू द डायग्राम. तो फ्रेंड्स हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला. इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे. फर्स्ट इज फिलामेंट, सेकेंड इज हुक, एंड थर्ड इज द बेसल बॉडी. तो फिलामेंट तो ये हमारा ये वाला पार्ट है जो हमें स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, एंड दिस पर्पल वन इज हुक. जो बेसल बॉडी है उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट वन इज एल रिंग, सेकेंड वन इज पी रिंग, थर्ड वन इज एस रिंग, एंड द फोर्थ वन इज एम रिंग. अब इनको एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग ये नाम क्यों दिए गए हैं ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. सो दिस वन इज एल रिंग. दिस इज बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन द एल्पियस लेयर. एम्बेडेड इन एल्पियस लेयर, इसलिए इसे एल रिंग बोला जाता है. अब पी रिंग को पी रिंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन. So why is S ring called as S ring? Because it is present in the surface of the plasma membrane. S for surface of plasma membrane. अब जो M ring होती है, it is present inside the membrane. मतलब ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे एम रिंग बोला जाता है.
अब जो सेल, ये जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती हैं ये हैं सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट, सेल वॉल, और जो सेकेंड 2 लेयर्स होती हैं वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सेल के इंटीरियर के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल बाहर होती है, तो जो सेल वॉल में होती है वो सेल के इंटीरियर के बहुत दूर प्रेजेंट होती हैं। तो दूर वाले को क्या बोला जाता है? डिस्टल। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टल वंस, दूर वाला। मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देती हूँ, दूर वाला। एंड दीज आर कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेट, डिस्टल सेट, and the set of these L ring and the S ring and M ring is called as proximal set. Pass wala. This is a trick to learn. P for plasma, P for proximal, P for pass wala, right? जो बच गया वो distal, दूर वाला, ये सेल वॉल में प्रेजेंट है, L ring और P ring, इसलिए नहीं बोला जाता। Now just write down, this is most important point, so I'm writing down it as a note. So जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, it has all 4 rings present, L, P, S, M, all are present। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें ओनली S and M rings are present, L and P rings are absent। अब L रिंग तो एब्सेंट इसलिए है क्योंकि ये LPS लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, पढ़ा था ना हमें, सिंगल लेयर सेल वॉल। और P रिंग जो होती है वो एब्सेंट इसलिए होती है क्योंकि ये जो डिस्टल सेट है और जो प्रॉक्सिमल सेट है, इसके जो दोनों रिंग्स हैं S और M रिंग, हमेशा अगर S रिंग एब्सेंट होगी तो M रिंग भी एब्सेंट होगी, M रिंग एब्सेंट होगी तो S रिंग भी एब्सेंट होगी, L रिंग प्रेजेंट होगी तो ही P रिंग प्रेजेंट होगी, और P रिंग प्रेजेंट होगी तो ही L रिंग प्रेजेंट होगी। मतलब डिस्टल सेट दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, प्रॉक्सिमल सेट भी दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। तो P रिंग इसलिए एब्सेंट होती है क्योंकि L इज एब्सेंट। दिस इज ऑल अबाउट फ्लैजिला एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स रिंग्स। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ कंप्लीट हुई। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स अब 1 बाय 1 प्रोकैरियोटिक सेल के एक एक कंपोनेंट को हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू स्टडी न्यूक्लियोइड। तो इस न्यूक्लियोइड को 3 और नाम से पुकारा जाता है। फर्स्ट ऑफ इट इज जेनोमिक DNA, सेकेंड इज जीनोफोर एंड द थर्ड वन इज प्रोक्रोमोसोम। जीनोमिक DNA मीन्स फॉल्स DNA, जीनोफोर मीन्स फिर से फॉल्स DNA। प्रो का मतलब फॉल्स होता है और क्रोमोसोम मतलब जो फॉल्स क्रोमोसोम, मतलब ये जो जीनोमिक DNA होता है ये पूरा एक एज अ DNA तो होता है, लेकिन ये पूरे सेल में स्प्रेड होता है, ये प्रोमिनेंट या फिर कन्फाइंड नहीं होता है, इसलिए इसे फॉल्स DNA बोला जाता है। अब जो जीनोमिक DNA या फिर न्यूक्लियोइड है, इसके बारे में और पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये तो हम सब जानते हैं। अब इसका जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर DNA। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर DNA which is double stranded, means it consists of double stranded circular DNA. Then secondly it is naked. Naked it means कि इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती, इसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ये अकेला नेक्ड सा पड़ा रहता है।
Then thirdly it is single chromosome. अब जैसे ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही होते हैं, वो भी ऐसे सिकुड़ा सा पड़ा रहता है बेचारा। अब इसके बारे में और एक और पॉइंट है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। इसके बिना बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर कोई और प्रोकैरियोट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। सेकेंड हमने पढ़ा था जो वो ग्रीन कलर का छोटा सा सर्कुलर पार्ट सा था, वो था प्लास्मिड। It is present in the prokaryotic cell in addition to the genomic DNA. In addition to the genomic DNA. Then it consists of accessory genetic units. Accessory genetic units. Literal meaning of accessory here is extra. So it consists of extra genetic units. Then again it is double-stranded circular DNA. Double-stranded. Circular DNA. Then it replicates autonomously. Autonomously. Replicates. Autonomously means अपने आप, ये अपने आप replicate कर जाते हैं। Then it is not essential for bacterial survival. मतलब अगर ये नहीं भी होगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, हालांकि ये हर किसी में होता भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल, क्योंकि ये मेन यूनिट नहीं है, ये एक्सेसरी यूनिट है। देन इसका फंक्शन क्या है, तो इट कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। कन्फर्स unique phenotypic characters to bacteria। अब ये phenotypic characters कौन कौन से हो सकते हैं? So they can be antibiotic resistance, means resistance to the foreign particles। फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, विच आर नॉट गुड फॉर द बैक्टीरिया, विच आर एलर्जिक टू द बैक्टीरिया, सारे फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ये प्लाज्मिड। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, एक तो ये एंटीबायोटिक्स को अंदर आने नहीं देगा, और अगर वो अंदर आ भी गया बेचारा कुछ भी कर करके, तो उसके डीएनए को ट्रांसफॉर्म ही कर देगा। अब कहाँ जाएगा वो? मतलब बात ये है कि उसको किसी काम लायक छोड़ना नहीं है इसने। और तो प्लाज्मिड जो है वो फॉरेन डीएनए से कड़ी दुश्मनी रखता है और निकालता भी जब वो इसके सेल में एंटर करता है तब। अब प्लाज्मिड के 4 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो दोज 4 टाइप्स आर, फर्स्ट इज एफ प्लाज्मिड, सेकेंड इज आर प्लाज्मिड, थर्ड इज सेल प्लाज्मिड, एंड द फोर्थ वन इज मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। तो गाइस अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो
तो फ्रेंड्स, हमने अब तक कर लिया सेल एनवेलप कंप्लीट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ व्हाट वी आर गोना स्टडी इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. इनर टू इट सेल वॉल और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एक्सटेंशंस हैं जो थोड़ा बड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, थोड़ा थिक सा, दैट इज फिम्ब्री. थोड़ा लंबा और थिन लग रहा है, ये है पिलाई. और जो सबसे लंबा और सबसे थिन है दैट हेल्प्स इन मोटिलिटी, दैट इज फ्लैजेला. तो अब हम इसके अंदर इन्वेजिनेशंस की बात करते हैं. सो दिस वन इज वेसिकल, दिस वन इज ट्यूब्यूल. और ये जो कई सारे ट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज लैमेला. आफ्टर दिस अब हम सेल के अंदर आते हैं. तो सेल के अंदर बिखरा पड़ा रहता है डीएनए मटेरियल जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड. और इधर ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, जो मैंने ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं. जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं इधर बिखरे पड़े हैं, दीज आर राइबोसोम्स एंड दीज ऑरेंज वंस आर द इंक्लूजन बॉडीज. जो आपको रेड कलर में दिख रहा है दिस आर द क्रोमेटोफोर्स. ये पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. सो वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, लैमेले, फिम्ब्रे, पिलाई, फ्लैजिला, वेसिकल, ट्यूब्यूल, इन सब के बारे में पढ़ लिया है. अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोइड इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स और प्लाज्मिड के बारे में. तो अब हम लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स के इनर कंस्टिट्यूएंट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड. सो फर्स्ट प्लाज्मिड इज एस प्लाज्मिड which is known by two other names. First of them is fertility factor, and the second one is transfer plasmid. Now what is the function of this F plasmid is? It helps in the formation of sex pillars. Pillars is the singular form of pili, the way radius is the singular form of radii, or recombination pili. ये हमें दिखेगा कुछ ऐसे. the way just think this is one bacteria and this is the second one. तो दिस इज द सेक्स पिलर्स और रिकॉम्बिनेशन पिलाई, और इसे फॉर्म करता है एफ प्लाज्मिड. नाउ द सेकेंड वन वी हैव इज आर प्लाज्मिड. R plasmid provides antibiotic resistance. Means it just prevents the antibiotic from entering the bacteria. For example, resistance to the penicillin antibiotic. Penicillin is an antibiotic which is harmful for bacteria, and our plasmid prevents the such kinds of antibiotics from entering the cell, prokaryotic cell or the bacterial cell. Then we have cell plasmid. Cell plasmid secretes toxins. It secretes toxins which kill other bacteria. Toxins which kill other bacteria. For example, colicins and bacteriocins. On the fourth place is the metabolic plasmid.
xenobiotic plasmid, what it does is it degrades xenobiotic compounds. Degrades xenobiotic compounds. Now these xenobiotic compounds are related to the foreign DNA or the DNA of some cell or some other bacteria which is allergic to the prokaryotic cell or the bacteria. So we are done with plasmids. Now we are going to start the ribosomes. So ribosomes are present in the cytoplasm of the prokaryotic cell. Present in the cytoplasm of the prokaryotic cell and associated with the plasma membrane. Plasma membrane of the cell in which they are present. Then these are non-membrane bound. They don't have any membranous structure around themselves. Then these are the only cell organelles which are present in the eukaryotic cells. It means that no other cell organelle is present in the prokaryotic cell except for the ribosomes. Then we have its structure. So these are granular in structure, means in the form of small granules, danedar, the way we call them in Hindi. Then they are 15 to 20 micrometer in size. Their size is between 15 micrometers to 20 micrometers. Then they consist of two subunits. In prokaryotes, those subunits are 50S and 30S. These are not additive, means they form 70S ribosomes, not 80S. 80S जो ribosomes होते हैं उनमें होती हैं 60S and 40S, वो हम यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे. Then इनका फंक्शन क्या है? So these are the sites of protein synthesis. Sites of protein synthesis, and hence we call them protein factories. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं. सो जो डीएनए होता है, डीएनए से स्टार्ट होता है प्रोटीन मेकिंग फंक्शन, और वो कुछ ऐसे चलता जाता है. ये है जो ये mRNA है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैसेंजर RNA. तो ये जो मैसेंजर RNA होता है ना, इसमें मैसेज छुपा होता है, मैसेज हिडन होता है. फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये आके इनके ऊपर बाउंड हो जाते हैं. तो जब राइबोसोम्स इनके ऊपर आके बाइंड हो जाते हैं 70S, तो ये 30S यूनिट है और ये है 50S यूनिट. तो जो ये 30S और 50S यूनिट हैं राइबोसोम्स की, ये आके ऐसे इसके ऊपर बैठ जाते हैं. और ये जो mRNA है, ये जो DNA से फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. mRNA मैसेज लेके जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. राइबोसोम इज ट्रांसलेटर. इट ट्रांसलेट्स दिस मैसेज. ट्रांसलेट करने को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन. सो इट ट्रांसलेट्स दिस मैसेज हिडन इन दिस mRNA टू फॉर्म प्रोटीन्स. तो जो ये ट्रांसलेट करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. mRNA से प्रोटीन्स का कन्वर्जन बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस मैसेज का, और प्रोटीन्स फॉर्म करता है mRNA. दीज आर प्रोटीन्स. उससे प्रोटीन्स फॉर्म करके निकल जाते हैं. दैट इज ऑल अबाउट प्रोसेस. जब DNA से
mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन्स बनती हैं। अब जो ये बहुत सारे जो mRNA से राइबोसोम्स कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, सेवरल राइबोसोम्स attached to the mRNA, these are called as, एक तो इनके दो नाम होते हैं, एक तो होता है पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। अब इंक्लूजन बॉडीज की राइबोसोम्स वी आर डन विद दैम, नाउ वी हैव इंक्लूजन बॉडीज। The last one of the prokaryotic cell. So inclusion bodies are non-living. These are non-living, non-membrane bound. Neither they are living, neither they are bounded by any structure. अब इनका फंक्शन क्या होता है? These store reserve food material in themselves. They store reserve food material. अब वो रिजर्व फूड मटेरियल अलग अलग टाइप्स का होता है, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होता है। सो इंक्लूजन बॉडीज होती है मीन्स ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। Phosphate granules store phosphate. Store phosphate as the name suggests. Then we have Synovian granules. Synovian granules. These granules are rich in amino acids. Rich in amino acids. And these store nitrogen and carbon within themselves. Then we have glycogen granules, which store glycogen. After glycogen granules, we have sulfur granules as the name suggests. These store sulfur. Then we have polybeta hydroxybutyrate granules. Polybeta hydroxybutyrate granules. These are also called as the PHB granules. PHB granules. And these store fat droplets. Store fat droplets. अब जो ये सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं और जो ये पीएचपी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। फर्स्ट इनके पास एक नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है जिसमें सिर्फ प्रोटीन लेयर होते हैं, और सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में तो प्रोटीन्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, लेकिन इधर दे आर नो लिपिड्स, just protein layer is present in the membranes of sulfur granules and PHB granules. So friends, अब तक हमने जो पढ़ा वो था प्रोकैरियोट्स के अंदर बाहर का उनके सेल ऑर्गेनेलीज और सेल एनवलप के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्लस पॉइंट्स या फिर कुछ एक्सेप्शंस जो हर प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, कुछ गिने चुने प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। So first of all it is gas vacuole और pseudo vacuole जो जिसे हम बुलाते हैं।
इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड buoyancy, providing buoyancy. Buoyancy is the ability to float above water or to float above fluid. ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं, ये जो सूडो वैक्यूल्स होते हैं, ये सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में ही फाइंड करे जाते हैं. सो these are found only in blue green algae, only in BGA or blue green alga. Blue green alga. Then we have true vacuoles or sap vacuoles जो कि एब्सेंट होते हैं. ट्रू vacuoles और sap vacuoles are absent in the prokaryotes. अब जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में? तो उसके पीछे एक रीज़न है. दे मेक इट राइज. उनका फंक्शन ये है, दे मेक इट राइज. कंफ्यूज मत होना, ये जो ट्रू वैक्यूल्स और सैप वैक्यूल्स है, ये गैस वैक्यूल्स से अलग पॉइंट है. देन इसका फंक्शन है जो गैस वैक्यूल्स का, वो मैंने नीचे स्काई ब्लू में लिखा है. सो दे मेक इट राइज एंड loss of its weight. Till it comes to the surface of the water, because you know blue green alga resides in water. Water is the blue green alga. To provide it efficient light. मतलब ये ब्लू ग्रीन एल्गा को वाटर के सरफेस तब तक ला के रखता है जब तक लाता रहता है, मतलब इतनी बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, उसको इतना हल्का बनाता है कि वो वाटर के सरफेस पर आ जाए तब तक जब तक उसे लाइट ना मिल जाए. देन व्हाई डज इट नीड लाइट? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. Because it is an algae and algae perform photosynthesis like plants. तो जो ये गैस वैक्यूल है, ये ब्लू ग्रीन एल्गा को तब तक वाटर के सरफेस पे लाता रहता है जब तक उसका एकदम सनलाइट उन्हें मिल ना जाती हो, ताकि वो फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके.